ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए और कमजोरी के साथ कामकाज। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र आधे % के आसपास का दबाव है और एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बढ़ रही है उसका ग्लोबल इक्विटीज पे आप दबाव देख रहे हैं। वो कहते हैं ना रिस्क ऑफ ट्रेड्स, यानी कि इक्विटी से या फिर रिस्कियर एसेट से पैसा निकल रहा है या फिर उस पर प्रेशर है आज की ट्रेडिंग सेशन में, उसी का दबाव भारतीय बाजार भी झेलते हुए। लेकिन ये तो सिर्फ वन ऑफ रीजन है, अदरवाइज भी इंडियन मार्केट ध्यान रखें लगातार दबाव में ही रहे। पिछले 7 कारोबारी सत्र इससे पहले मेरे ख्याल से महज एक मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन था तो दिवाली के दिन था जब हमने आधे % का उछाल दिखाया था, अदरवाइज बाकी सारे सेशंस में कमजोरी के साथ ही कामकाज हो रहा था। तो वो डाउन ट्रेंड जो है, कमजोरी जो है वो कंटिन्यू होती हुई इस हफ्ते की शुरुआत में भी। तो हालांकि 7700 पे ध्यान रखें, बड़ा स्ट्रांग बिल्डअप है, तो होप है कि वो शायद लेवल्स के नीचे बाजार ना जाए। एटलीस्ट आज की ट्रेडिंग सेशन में उन लेवल्स को तो इस समय हमने ब्रीच नहीं करा, टच ही नहीं करा है। 7730 के आसपास निफ्टी समय कामकाज कर रहा है, 7718 7720 के आसपास के दिन के लोज बनाए थे, तो उन लेवल से हल्की सी एक रिकवरी है लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबल इस समय तो नहीं लग रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर है, मिड कैप्स भी आधे % की कमजोरी, स्मॉल कैप्स में 1/4% के आसपास का दबाव है। मार्केट ब्रेथ कमजोर है, 2:3 का रेशियो है और 2 बढ़ने वालों के सामने 3 स्टॉक्स बाजार में ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। बैंक्स, आपको याद होगा फ्राइडे की कमजोरी में भी बैंक्स की बहुत ज्यादा पिटाई नहीं हुई थी, हल्के लाल निशान में बंद हुए थे। आज तो बैंक्स इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। बैंक्स के अलावा बहुत ज्यादा नोटवर्दी पॉजिटिव मूवर्स नहीं है, जो दबाव बना रहे हैं पॉकेट्स, उनमें क्विकली बता दूं आईटी और अच्छा खासा प्रेशर है। शायद वो पेरिस अटैक्स, तमाम आईटी कंपनीज का जो एक्सपोजर है यूरोजोन में अमूमन 25 से 30% के आसपास, शायद वो एक रीजन हो सकता है दबाव का, लेकिन पूरा आईटी पैक प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा है। तो तमाम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। इन्फोसिस तो टॉप लूजर है आज का बेंचमार्क्स में, निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट 3.3% की कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा है। मेटल्स एक आउट परफॉर्मर थे फ्राइडे को, मेटल इंडेक्स में हमने देखा था 1/4% के आसपास की बढ़त थी। मेटल्स आज वापस कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए, हालांकि फ्राइडे का आउट परफॉर्मेंस एक स्टॉक के कारण था, जेएसपीएल 10% का उछाल था, आज दबाव में है पूरी पॉकेट। ऑटोज में इंटरेस्टिंगली आज की ट्रेडिंग सेशन में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए सौदा आपका में तमाम क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए और इनफैक्ट मार्केट्स पे बातचीत करने के हमारे साथ आरके ग्लोबल के राकेश बंसल जुड़ रहे हैं। आगे कार्यक्रम में हमारे साथ जियोजीत, बीएनपी पारिवारिक के फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह भी जुड़ेंगे। लेकिन राकेश, हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या करूं सर, ये आधे % के आसपास का दबाव, 1/3% के आसपास का दबाव है, तमाम पॉइंट्स तो बड़ी कमजोरी के इंडिकेट कर रहे थे फ्राइडे सेशन के भी, चाहे एफआईएस का, कैश मार्केट, वायदे बाजार का आंकड़ा हो, पर वो जिस तरह का तगड़ा सेल ऑफ हो चुका है, क्या लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम, शॉर्ट कवरिंग का बाउंस लॉन्ग ओवर ड्यू है, वो आना चाहिए बाजार में, या फिर दबाव कंटिन्यू होगा? राकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी डेफिनेटली एक दबाव में है, जैसे भी आपने मेंशन करा था 70। हाँ जी आशीष जी, मैं सुन पा रहा हूं। जैसे अभी आपने निफ्टी की बात करी थी कि निफ्टी में 7700 के अराउंड नीचे में एक सपोर्ट है, डेफिनेटली एक सपोर्ट है, एक बाउंस बैक आ सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है बाउंस बैक को खरीदने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बाउंस बैक को मार्केट से निकलने के लिए यूज करना चाहिए। मार्केट में जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, या दबाव मुझे लगता है थोड़े और समय के लिए कायम रह सकता है। एज ऑफ नाउ अगर आप सेक्टोरल देखें तो 2 ही सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए, एक एविएशन स्पेस और दूसरा शुगर स्पेस। यही दोनों स्पेस पे हमने अपने क्लाइंट्स को बाइंग के लिए रिकमेंड करा है, और दूसरा मार्केट से दूर रहना चाहिए बाइंग करने के लिए, उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए। अगर बाइंग करनी है तो सेक्टर स्पेसिफिकली एविएशन और शुगर सेक्टर को देखना चाहिए। ओके, तो राकेश जी का है बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच और इसमें राकेश जी को पसंद आ रहे हैं एविएशन और शुगर के स्टॉक्स। लेकिन आप क्या कर रहे हैं अपने स्टॉक्स में, यही हम समझाते हैं आपको अपने शो में। जयपाल सिंह रेवाड़ी से जुड़ गए मेरे साथ। नमस्ते जयपाल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, थैंक यू मैम। मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदे हैं अभी 3-4 दिन पहले 2750 पे 10 शेयर, और मैंने 10 और लेने हैं। तो एक तो मेरा क्वारी ये है कि मैं दूसरे 10 शेयर किस भाव पे खरीदूं, और एक सर से मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर ये शेयर ज्यादा वीक होता है तो किन लेवल्स का मैं ध्यान रखूं कि मैं वहां से निकल जाऊं, अगर ये ज्यादा स्लाइड करता है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है। शुक्रिया जयपाल जी, बहुत ही पॉइंटेड सवाल है जयपाल सिंह के यहाँ पर। राकेश जी, आपने सुना जयपाल जी का सवाल। पहली बात, 10 और ऐड करना चाहते हैं अल्ट्राटेक, कौन से पॉइंट पर ऐड करें और कहाँ इन्हें निकल जाना रहेगा सेफ इनके लिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे, कुछ स्टॉप लॉस है अल्ट्राटेक में?
प्रियंका, जैसा इनके सवाल से समझ में आता है, इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। अगर मैं ठीक समझ रहा हूं, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली जैसे आपने मेंशन करा एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। मैं इनको राय दूंगा 2635 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, एल्स ऊपर में रैली में निकलने की राय रहेगी। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है, साल 1.5 साल का नजरिया है, तब पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर गिरावट में स्टॉक 2400 के अराउंड आता है और गिरावट में लेवल्स मुमकिन है, अगर लेवल गिरावट में 2400 के आसपास के स्तर मिलते हैं तो एवरेजिंग करनी चाहिए। एल्स अगर नजरिया शॉर्ट टर्म है तो पुल बैक पे निकलने की राय रहेगी। और साथ में एक स्टॉप लॉस लगाएं 2635 पर। ओके, चलिए आपके लिए सलाह आती हुई जयपाल जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ही सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हमारे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं। कमजोरी के साथ ही भारतीय बाजार में कामकाज हो रहा है, लेकिन राकेश आपका पिछले जवाब का मैं फॉलोअप लेना चाहूंगा। आपने एक तो कहा मार्केट्स पे फ्रेश खरीदारी से बचें। एक बात का कन्विक्शन दे सकते हैं कि जो 75-40 के बीते लोस थे, इस नवंबर सीरीज में एटलीस्ट हम उसे ब्रीच नहीं करेंगे। इस बात का कन्विक्शन आ रहा है कि उसके नीचे नहीं जाएंगे। दूसरा सवाल, आपने कहा शुगर और एविएशन स्टॉक्स इस समय पसंद है, तो बड़ी लंबी फेयर लिस्ट है, इसमें आपकी पिक क्या होगी सर? देखिए आशीष जी, निफ्टी में अगर पहले निफ्टी की बात करें, जो आपने पहली चीज पूछी, देखिए 7710 के अराउंड निफ्टी का एक बड़ा सपोर्ट है और यहां से एक पुल बैक आ सकता है। निफ्टी टेक्निकली चार्ट पे ओवरसोल्ड है, एक पुल बैक रैली बन सकती है। बट इस चीज का कन्विक्शन नहीं है कि ऊपर में 7850 का लेवल तोड़ के निफ्टी ऊपर में इसके ऊपर सस्टेन करेगा। चांसेस इस चीज के लगते हैं कि निफ्टी शायद 7700 के लेवल्स को नीचे में तोड़ने में अटेम्प्ट करे इस सीरीज के अंदर। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसलिए मैं कह रहा हूं कि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग से रुकना चाहिए। और अगर आप एविएशन में बात करें तो इंडिगो को एक नई लिस्टिंग है। स्टॉक आज पहली बार लिस्टिंग के बाद थोड़ा नेगेटिव रुझान दिखा रहा है। अगर इसमें करेक्शन आती है तो इंडिगो को बाय करना चाहिए। जेट एयरवेज काफी अच्छे लेवल्स पर चल रहा है, 430 के अराउंड। नीचे में 410 अच्छा सपोर्ट है और मुझे लगता नहीं है कि इस महीने में नीचे में 410 के सपोर्ट टूटेंगे। एंड शुगर स्पेस की बात करें तो टॉप पिक डालमिया भारत शुगर है, फॉलोड बाय बलरामपुर चीनी, उसके बाद बजाज हिंदुस्तान और श्री रेणुका के अंदर भी ब्रेकआउट्स हुए। बट हमने अपने क्लाइंट्स को डालमिया भारत शुगर और बलरामपुर चीनी ही खरीदने के लिए रिकमेंड किया है। और अब रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। बब्बर मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। नमस्ते बब्बर जी, बताइए कौन से शेयर है आपके पास? जी मेरे पास है कंटेनर कॉर्पोरेशन 1650 और अनिपोर्ट मेरे पास है। प्रियंका जी, ये स्टॉक क्या वीक है जो टाइम से हो गया कि ऊपर ही नहीं आ पा रहे, वजह क्या है ऐसा? जी नुकसान काफी हो रहा है आपको, 254 रुपए के नुकसान पर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी। दूसरा भी कोई स्टॉक है सर, जल्दी से पूछ लें। रानी पोर्ट है मेरे पास 317 रुपए थे। ओके, कॉनकोर और अदानी पोर्ट में क्या करना चाहिए? दोनों में ही नुकसान हो रहा है यहाँ बब्बर को। राकेश जी, चिंता लाजमी है। कॉनकोर में 254 रुपए का नुकसान, भारी नुकसान। अदानी पोर्ट में भी इनकी खरीद के भाव से नीचे है स्टॉक। क्या करने की सलाह देंगे? टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे दिखते हैं दोनों? देखिए प्रियंका, अगर कॉनकोर की पहले बात करें तो ऊपरी स्तरों पे उन्होंने स्टॉक लिया हुआ है। ये स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, ऊंची खरीद है। बट निचले स्तरों पर अगर हम देखें तो 1250 से लेकर 1280 टेक्निकली एक अच्छा सपोर्ट है। जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और किसी कारण से अगर मार्केट की गिरावट में स्टॉक 1300 के स्तरों के आसपास आता है और अगर निवेश लायक पूंजी है तो एवरेजिंग करके पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और दूसरा जो इनका स्टॉक है अदानी पोर्ट, स्टॉक ने करेक्शन जरूर दिखाई है बट स्टॉक का बड़ा ट्रेंड इंटैक्ट है। स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। निचले स्तरों पर 240 से लेकर 250 स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है और बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। अगर गिरावट में स्टॉक 250 के अराउंड आता है एंड निवेश लायक पूंजी है तो निचले स्तरों पर एवरेजिंग करके पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए राकेश हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हेडलाइंस, गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी आपकी मदद करेंगे तमाम जो आपकी क्वेरीज हैं उसे सॉल्व करने के लिए। और कोशिश करेंगे जो आज लिस्टिंग हुई, शानदार लिस्टिंग यानी कि SHKL की, उस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करनी है।
संकेतों से बाजार में कमजोरी, सेंसेक्स 100 पॉइंट फिसला, निफ्टी 7,730 के नीचे पहुंचा। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर कंपनी एसएच केलकर की शानदार लिस्टिंग, 180 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 222 पर हुआ लिस्ट। तुर्की में चल रहे G20 सम्मेलन में छाया आतंकवाद का मुद्दा, पीएम मोदी ने की एकजुट होने की अपील, बैठक से पहले नेताओं ने रखा 1 मिनट का मौन। We stand united in strongly condemning the dreadful acts of terrorism. ई ऑक्शंस को खराब रिस्पांस मिलने से कोल इंडिया के नतीजे उम्मीद से कमजोर, शेयर 1.5% नीचे। जेएसपीएल से भी निराशा, मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। सरकार ने लिया विनिवेश आयोग बनाने का फैसला, पीएसयूज में हिस्सा बेचने और बीमार पीएसयूज को बेचने पर आयोग देगा सुझाव, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट, आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और जियोजी बीएनपी परिवार फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करते हैं आपके सवालों का। राघवेंद्र जी सिलवासा से जुड़े अपने सवाल के साथ। नमस्ते राघवेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? नमस्ते मैम। मैम मैं स्टेट बैंक के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पास 350 शेयर है एट द रेट ऑफ 300.20। ये मैंने होल्ड किए हुए लास्ट 8 मंथ से, तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, ये मैं रखूँ या निकाल दूँ? ओके, वैसे आप राघवेंद्र जी बता पाएंगे 8 मंथ से तो आप होल्ड कर रहे हैं, आगे आप इसमें लंबी अवधि के लिहाज से रुकना चाहते हैं या ट्रेडिंग के लिए लिया था और अब लग रहा है कि निकल जाए, नुकसान नहीं हो रहा आपको? तो यहाँ यस, मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए थे ये शेयर्स, लेकिन दिन ब दिन ये शेयर्स नीचे ही आ रहा था। ओके, शॉर्ट टर्म जो है बन गया लॉन्ग टर्म क्योंकि आपको अपना भाव नहीं मिल रहा था। गौरांग गुड मॉर्निंग, आप क्या सलाह देंगे राघवेंद्र को? यहाँ पर एसबीआई में 8 महीने से ये ऑलरेडी हैं, अब क्या करना चाहिए इन्हें? सुप्रभात आपको प्रियंका, और पहले तो सलाह ये होगी कि अनुशासन रखें। स्टॉक मार्केट में आप या ट्रेडिंग करते हैं या निवेश करते हैं, अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। और 300 रुपए वाला स्टॉक इन्होंने 8 महीने पहले ट्रेडिंग के लिए लिया था, नुकसान हुआ, डिलीवरी में बदल दिया और आज परिस्थिति है कि 240-250 के आसपास चल रहा है। अब जाहिर है मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इन्होंने नजरिया अपना लंबी अवधि के लिए बदल दिया, क्योंकि ट्रेडिंग वाला ट्रेड जो था उसमें नुकसान हुआ तो वो डिलीवरी में बदल गया। लेकिन एक चीज ये अच्छी है कि अच्छा स्टॉक इन्होंने चुना था ट्रेडिंग के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 300 रुपए पर इनके पास कुछ शेयर्स हैं, अगर इनके पास कुछ निवेश लायक पूंजी और है, और यही पूंजी अगर लंबी अवधि के नजरिए से, और लंबी अवधि का परिभाषा होता है करीबन 1.5 साल का नजरिया है, तो आधी क्वांटिटी में जोड़ने की राय दूंगा। 300 के आस उसका पहला निवेश है इनका, और 240 के आसपास अगर आधी क्वांटिटी एवरेज करते हैं तो मेरे ख्याल से एक महफूज निवेश लायक स्तर हो जाएगा इनका। एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है और 1.5 साल के नजरिए से 345 का नक्शा हमने निर्धारित किया है। ओके, चलिए हैदराबाद से हमारे साथ विशाल जी जुड़े हैं। विशाल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैं विशाल बात कर रहा हूँ। Yes, मेरा हीरोस इंटरनेशनल पे कुछ सवाल था। मैंने 275 के भाव से मैंने कुछ शेयर परचेस किया है, तो उसके ऊपर मुझे राय चाहिए था, या फिर मैं अभी एवरेज कर लूँ या फिर निकल जाऊँ उससे? विशाल जी, आपने जब खरीदारी करी थी तो रीसेंट पिटाई के बाद लग रहा था बड़ा अट्रैक्टिव लेवल है, शायद इससे नीचे नहीं जाएगा, खरीद ली जाए, इस सोच से लिया था? और टाइम फ्रेम क्या रखा था? ट्रेडिंग था कि लंबी अवधि के लिए आज से ले लिया था? नहीं, लंबी अवधि के लिए लिया है मैंने, बट अभी सडनली गिर रहा है और यूएस में जो उसका न्यूज आया है तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो उसको मैं अभी रुकने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रुकने के लिए रेडी हूँ, बट वही लग रहा है कि अभी निकल जाऊँ या फिर और एवरेज करने के लिए और होल्ड करूँ लॉन्ग टर्म रुकने में। लेकिन किसी को पता नहीं है कितने और लोअर सर्किट लगने वाले हैं। आज फिर मेरे ख्याल से 10% लोअर सर्किट पर है, साल के लोस पर है। 644, 645 के साल के हाईस थे, तो वहां से तो 60-70% अब ये कंपनी नीचे कामकाज कर रही है। गौरांग, इससे पहले तो सब बड़ी तारीफ करते थे इस कंपनी की, अब ये तमाम दिक्कतें सामने आई हैं। किसी ने अगर 275 पे बाइंग कर ली तो क्या करें? कितना और डाउन साइड है? कोई फेयर वैल्यू, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू पे ध्यान भी दूं या इस काउंटर से इस समय दूर रहूं जब तक ये दिक्कतें या फिर ये कंसर्न्स जो हैं खत्म ना हो, क्लियर ना हो?
आशीष, मुझे नहीं पता किन लोगों ने तारीफ की है रोज इंटरनेशनल के बारे में, लेकिन हमने कभी भी कवायद नहीं की है और ना ही हमारी कवरेज है। और पिछले हफ्ते से लगातार मैं आप ही के चैनल से और उसके पहले वाले हफ्ते से यानी कि 2 हफ्तों से लगातार मैं आप ही के चैनल पर और आप ही के सहयोगी चैनल है CNBC बाजार, उस पर मेरी जो राय है वो काफी यही है कि यहाँ से दूर रहें, सवालिया निशान काफी कुछ लगे और जो नतीजे कंपनी घोषित करती है उस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा है और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है मुनाफे के ऊपर। तो मुझे पता नहीं विशाल जी ने क्या देख करके यहाँ निवेश किया, काफी कुछ जानकारी ये रखते, थोड़ी और जानकारी रखते तो मेरे ख्याल से यहाँ से दूरी रहना काफी उचित था। बेचने की, होल्ड करने की या रखने की तो राय मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आइंदा ऐसे ही बॉटम फिशिंग से दूर रहें। जब सवालिया निशान लगा हो तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए ऐसे सब स्टॉक्स में निवेश करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए। रिलायंस इंटरनेशनल से फिलहाल दूर रहने की सलाह गौरांग जी यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन अब मेरे साथ हैं गाजियाबाद से अंशुमन। नमस्ते अंशुमन, बताइए कौन से शेयर है आपके पास? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार गौरांग जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नमस्कार। अच्छा, मेरे पास मदरसन सुन्नी है 268 की बाइंग पे और मैं करीब 6 महीने से साल भर का करता हूँ, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था। के फैन है, आप ही को जवाब देना होगा। पहले तो अंशुमन जी को हमारा भी नमस्कार और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एज अ डिस्क्लोजर अंशुमन जी, ये स्टॉक हमारी कवरेज में है। ऑटो एंसिलरी पैक में से मदरसन सुमी और भारत फोर्ज ये हमारी पसंद की काफी लंबे समय से रही है और फिलहाल भी हमारी राय खरीदारी की है, होल्ड करने की है। कुछ नकारात्मक पहलू आए थे यूरोप को लेकर के, फिर VW और ऑडी जैसी नामचीन कंपनियां विश्व भर में जो गाड़ियां बनाती है वहां पर कुछ दिक्कतें आई, उसके कारण थोड़ा डर लगा कि यहाँ से ऑर्डर मेरे ख्याल से फिसलते हुए नजर आएंगे और जो आमदनी की उम्मीद थी वैसी आमदनी नहीं होगी। लेकिन हमारी राय में पहले तो आप बरकरार रहें अपने निवेश से और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो करीबन 335 से लेकर के 345 का है और मुझे लग रहा है कि जो बुरा समय था वो धीरे धीरे दूर होता हुआ नजर आ रहा है और नतीजों के अगर आप नजर डालें तो मेरे ख्याल से काफी उत्साह दिखाई देगा आपको नतीजों के ऊपर और ये आने वाले तिमाही नतीजों में और सुधार होगा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से शेयर के दाम ऊपर जाने चाहिए। ओके, ये मदरसन सुमी पे कॉल आती हुई, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद ही सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। इस बीच आपकी स्क्रीन पे फ्लैश आता हुआ अशोका बिल्डकॉन, एक और इस कंपनी ने ऑर्डर बैक कराया 180 करोड़ रुपए का। लो लेवल से स्टॉक में कुछ रिकवरी, इस समय एकदम अनचेंज यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ 167-168। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस करेंगे आज की लिस्टिंग पर। एसएच केलकर 180 रुपए का इश्यू प्राइस, 203 रुपए में समय कामकाज करता हुआ, यानी कि इश्यू प्राइस से ऑलमोस्ट 23 रुपए, 13% के आसपास अभी भी ऊपर कामकाज करता। तो एक अच्छी लिस्टिंग इस कंपनी की होती हुई बैक टू बैक, इससे पहले इंटरग्लोब एविएशन की भी जबरदस्त लिस्टिंग होती हुई आपको नजर आई थी। एसएच केलकर के ग्रुप सीईओ मिस्टर केदार वाजे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। बेहद स्ट्रांग रिस्पांस मिला था, 510 करोड़ रुपए के आसपास आपने मोबिलाइज करें। मेरे ख्याल से उसमें क्योंकि वो ऑफर फॉर सेल था, फ्रेश इशू था, तो फ्रेश इशू के जरिए जो कंपनी के पास आने वो 200-210 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से मेजोरिटी पूरा 160-170 करोड़ रुपए में पड़ रहा था। जो आपकी बुक्स पर कर्ज है उसे कम करने की कोशिश करी जाएगी आपके और आपकी सब्सिडरी के। इस समय एसएच केलकर की बैलेंस शीट में कुल डेट कितना है, किस हद तक आप डेट रिड्यूस कर पाएंगे, किस हद तक ब्याज पर खर्च पर सेविंग होंगी और कब तक होंगी? तो इस वक्त 170 के करीब डेट 170 करोड़ के करीब डेट है, तो ये आईपीओ के बाद सारा डेट ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगा और कई जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो 20-30 करोड़ के हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग चालू रखने पड़ेंगे वो रेगुलेशन के हिसाब से। बाकी सारा डेट हम जीरो कर देंगे। अभी इस डेट में करीब तुरंत आज के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। ये डेट पे ऑफ हो चुकी है आज के बाद, मतलब अब मैं एक्सपेक्ट करूं अब जो आने वाले क्वार्टर्स होंगे उसमें आपका ब्याज पर खर्च ऑलमोस्ट जीरो की तरफ मूव करेगा इमीडिएटली। डेफिनेटली। ओके, अच्छा मैं क्योंकि आपकी कंपनी का जब आईपीओ आया था, कई लोग, आप जब हमारे स्टूडियो में आए थे तब भी हमने सवाल उठाया था सर
कि वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े कंसर्न्स हैं, लोग मानते थे आईपीओ थोड़ा महंगा है। इनफैक्ट पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस में अगर देखूं तो आय में, मार्जिन्स में एक रिडक्शन ही है, पिछले 3 सालों से कमजोरी देखने को मिल रही है। क्या वजह थी? और अब तो आप फाइनली एक लिस्टेड एंटिटी हैं, थोड़ा सा आउटलुक पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। अब यहां से ट्रेजेक्टरी रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी की कैसी रहेगी? तो हमारे बिजनेस में एक बिजनेस सब्सिडरी नेदरलैंड्स में है, जहाँ की कैपेसिटी 100% यूटिलाइजेशन की तरफ थी। तो वहाँ ग्रोथ होना पिछले 3 साल में मुश्किल था और ना हो पाया। पिछले साल हमने वापी में एडिशनल 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, जहाँ से कैपेसिटी बढ़ाई है। तो आगे जाके हमें 15-17% ग्रोथ बहुत टॉप लाइन और 18 से 20% का ग्रोथ बॉटम लाइन में देखने को मिलेगी। तो यहां से फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे। बीते 3 साल सिर्फ वो सब्सिडी के चलते दबाव देखने को मिला था। बिल्कुल सही। अच्छा, FY15 में पोस्ट इश्यू ईपीएस करीब 4.5 रुपए का था। अब ऑलमोस्ट छमाही निकल चुकी है FY16 की, ज्यादा क्लैरिटी होगी। FY16 में कितना ईपीएस आप करेंगे? FY17 में किस तरह की ग्रोथ देखूं मैं, एक्सपेक्ट करूं मैं? सर 20% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये साल करीब मतलब 20% ऑन CAGR बेसिस। तो ये साल करीब 35% की ग्रोथ होगी, क्योंकि पिछले साल थोड़ा सेकेंड हाफ में कम परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन ये फर्स्ट हाफ में हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में 20.6 करोड़ की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करा है। तो इस साल हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड के में कैचअप कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में दबाव था, कुछ लोग इस बात से भी चिंतित थे। हालांकि आप कह रहे हो सब्सिडरी क्योंकि 100% कैपेसिटी ब्रिम पे काम कर रही थी, इसीलिए वहां पे ग्रोथ नहीं आई थी। कुछ लोग मान रहे थे जिस तरह से कंपटीशन फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस के सेगमेंट में बढ़ रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्री कंसोलिडेशन की तरफ मूव कर रही है, शायद उसका भी प्रेशर, उसका भी दबाव देखने को मिला। क्या ऐसा हो रहा है और उसका कुछ प्रेशर आपने विटनेस करा है कामकाज में, कारोबार में? नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर तो आज से नहीं है। पिछले 20 साल से जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, सारी ग्लोबल कंपनी इंडिया में आ चुकी है। तो कंपटीशन प्रेशर कोई नई बात नहीं है और ना कोई चेंज हुआ है। हमने बस हमारी जो R&D स्पेंड है उसको भी बढ़ाया है पिछले 5 सालों में। तो इस कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो थोड़ा सा पिछले साल घटा है। लेकिन हम ये R&D के जो फल है वो ज्यादा ग्रोथ दिखेगी आगे। हम कंसिस्टेंटली मार्केट जो ग्रोथ हो रही है उससे हमारी ग्रोथ दुगनी चल रही है पिछले 5 साल से, और हम यही करना चाहते हैं आगे जाके। ओके, चलिए केदार जी, बहुत धन्यवाद सिंघवी से आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है 20% साल दर साल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। पिछला साल फाइनेंशियल प्रेशर में था, तो इस बार ग्रोथ शायद आप बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। FY16 में 35% के आसपास, यानी कि 4.5 रुपए पिछले साल ईपीएस था, 35% का मोटा मोटी हो गया 6 रुपए के आसपास का ईपीएस। 202 रुपए पे कंपनी कामकाज कर रही है। मल्टीपल्स करीब 32-33 के आसपास आते हैं FY16 के ईपीएस पे। गौरांग, 33 के मल्टीपल पे क्या अभी भी महंगा लगता है? आशीष, माफी चाहूंगा, हमारी कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं। हालांकि बातचीत हो चुकी थी, एक्सपर्ट से जो ट्रैक करते थे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे शायद प्रेशर आएगा क्योंकि वैल्यूएशंस महंगे हैं। FY16 फॉरवर्ड लुकिंग ईपीएस पे भी, इस फाइनेंशियल ईयर की ईपीएस पे भी कैलकुलेट करूं तो 33-34 का मल्टीपल आता है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद एक तो आपके सवाल जवाब को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ इंडियन ट्रेडिंग लीग का भी अपडेट लेकर आएंगे। CNBC आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा आपके हाथ का मैल नहीं, चेहरे की रौनक होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी की कड़ी में हम लेकर आए इंडियन ट्रेडिंग लीग, और इसके अपडेट के लिए सीधा चलते अपने सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास।
बाजार की दिशा कुछ भी हो, लेकिन आईटीएल के ट्रेडर्स की कमाई बिल्कुल नहीं रुकती और हफ्ते दर हफ्ते रोज आपको ये अपडेट में दिखाता हूं। और देखते हैं आज की अपडेट में क्या है, कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। तो आप मेन ट्रेडिंग बोर्ड में देखिए, शेखर जगन्नाथ ने 109% और मधु वेद ने 87%, राजेंद्र मदन लाल पालीवाल ने 84% की बेहतरीन कमाई की। जबकि आप देखिए पिछले पूरे हफ्ते कंटिन्यूसली बाजार में प्रेशर देखने को मिला है। विमेन्स लीग में देखिए, यहां पे भी मधु वेद लीड कर रही है 87% के साथ, और संगीता 36% और रीना ने भी 32% की बेहतरीन कमाई करी है। कमोडिटी सेगमेंट में भी देखिए, वहां काफी उठापटक हुई है क्रूड ऑयल में लेकर के। वहां किस तरह के वीरेश मोहन अरोड़ा 113% की शानदार कमाई उन्होंने करी है। रचना ने भी 90% कमाए हैं और आकाश ने 65% कमाए। लेकिन हर सोमवार को हम बात करते हैं अपने विजेता से। तो आज हम बात करेंगे राजेंद्र पालीवाल जी से, जो नासिक समय से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत आपका स्वागत है और बहुत बधाई आपको कि आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया और करीब 84% की कमाई करी है। हमारे दर्शकों को समझाइए क्या स्ट्रेटजी रखी थी आपने? मैं तो इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करने को प्रेफर करता था। इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा के कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर में ट्रेडिंग करते हैं, और जो शेयर्स में मोमेंटम होता है इंट्राडे में, उस शेयर्स में ट्रेडिंग करते, जो साइड ट्रेंड रहता है वो साइड। तो क्या आप रोज नई पोजीशन लेते थे या कुछ कैरी भी करते थे? इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ कर देते। इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर देते थे सारी पोजीशंस और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते थे? यस। आज कोई पोजीशन आपने रखी है अभी भी? अभी मैंने निफ्टी बाय किया है 7757 पे। मतलब आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा? यस। ओके, तो ये मानना है राजेंद्र का कि निफ्टी में यहां से अब उनको एक तेजी लग रही है, इसलिए उन्होंने लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करी है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो इन्होंने बताया कि हर दिन अपनी पोजीशन ये खत्म कर देते थे, अगले दिन नया दिन, नई पोजीशंस, नए नियम और सब कुछ बदल जाता था और कमाई करके इन्होंने दिखाया। ट्रेडिंग का यही रूल होता है कि पोजीशन को बहुत ज्यादा कैरी मत करिए, जब मुनाफा मिले बुक करिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आईटीएल से जुड़िए और देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजारों की हुई कमजोर शुरुआत। सेंसेक्स में हमने देखी कमजोरी, निफ्टी अब हल्की रिकवरी के साथ। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लेवर कंपनी एसएच केलकर की शानदार लिस्टिंग, 180 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 222 पर हुआ लिस्ट। तुर्की में चल रहे G20 सम्मेलन में छाया आतंकवाद का मुद्दा। पीएम मोदी ने की एकजुट होने की अपील। We stand united in strongly condemning the dreadful acts of terrorism. और फ्रांस ने शुरू की जवाबी कार्रवाई, सीरिया में आईएस के ठिकानों पर हमला। पेरिस हमले के सिलसिले में 16 संदिग्ध गिरफ्तार। तो चलिए सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करते हैं। विनोद जी रांची से जुड़ रहे हैं। विनोद जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। यस सर, बताएं। सर मैं जिस समय आईडीएफसी जो बैंक का लाइसेंस नहीं मिला था, हाँ। उस समय 176 पर 170 शेयर लिया था। हाँ। और अब नुकसान अच्छा खासा हो रहा है। हुआ जिस दिन लिस्टिंग हुआ वो 146 पर था। अभी तक हमारे अकाउंट में 170 शेयर ही आया है। 21 हिसाब से किए। नुकसान भी हो रहा है अकाउंट में, तो खैर आना चाहिए पूरा का पूरा। आप अपने ब्रोकर से बात करें या फिर ब्रोकर से बात करें। लेकिन गौरांग ये फैक्ट है, कई लोगों का सवाल है, 140 150 गिर गिर के आ गया था जब ये डीमर्जर हुआ, बैंक को अलग से लिस्ट करने की बात आई थी। आज दोनों को जोड़ लूं तो भी 100-110 रुपए होते हैं, यानी कि मुझे तो 30-40 रुपए का नुकसान हो गया है। बैंक लाइसेंस मिला था, इस स्टॉक की पिटाई हो गई। एसकेएस माइक्रो वो स्टॉक था जिसको बैंक लाइसेंस नहीं मिला, उसकी पिटाई हो गई। तो ये चल गया आईडीएफसी में कितना और प्रेशर होगा? मेरा जो ये लॉस है कब तक रिकवर होगा सर? आशीष भाई, बैंक 1 अक्टूबर को ऑपरेशंस लॉन्च हुआ है। हाँ। तो उसको समय तो दीजिए आप कामकाज करने के लिए और नतीजे घोषित करने के लिए, और इसके लिए हमेशा समय लगता है।
जहां तक रहा सवाल इनका निवेश का, तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे, आप अपने ब्रोकर से बात कीजिए और डीपी से बात कीजिए कि यहाँ पर आपके शेयर्स किस वजह से नहीं आए या फिर जो खामियां हैं वो मेरे ख्याल से दुरुस्त हो सकती है। स्टॉक पर हमारी कवरेज है, ये हमारा डिस्क्लोजर है। आईडीएफसी पर, आईडीएफसी बैंक दोनों पर ही हमने होल्ड करने की राय दी है। कारोबार अभी अभी शुरू हुआ है, गति पकड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, नजरिया थोड़ा लंबा रखने का पड़ेगा, 1.5-2 साल का, क्योंकि बैंकिंग ऑपरेशन हाल ही में लॉन्च हुए हैं। और जिस तरीके से महफूज माहौल है ब्याज दरों को लेकर के, और हमें लग रहा है कि लोन डिसबर्समेंट आगे जाकर के गति पकड़ सकता है जैसे जैसे सरकार दुरुस्त माहौल बनाएगी। इन सभी आधारों पर और पहलुओं को नजर रखते हुए हम दोनों पर होल्ड करने की राय देंगे। और अब अशफाक जोधपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते अशफाक जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ सर, नमस्कार सर। रेणुका का शेयर है मेरे पास, 1000 शेयर है। ओके, किस भाव पर खरीदा था अशफाक जी आपने? जी अशफाक अहमद बोल रहा हूँ, जोधपुर से। मैं मतलब 15 रुपए से खरीदा, 2 महीने का रेणुका का शेयर है मेरे पास। 15 रुपए की आपकी खरीद रही है, नुकसान हो रहा है अशफाक जी को यहाँ। वैसे आज हम देख रहे हैं कि सारे ही शुगर स्टॉक्स में हमने सुबह एक अच्छी खासी 16 से 20% की तेजी देखी थी। यहाँ राकेश सर, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या करने की सलाह देंगे? आपको रेणुका शुगर चार्ट पर कैसा दिखता है? आज जो तेजी हम देख रहे हैं शुगर स्टॉक्स में, आज तो तेजी यहाँ पर जरूर है, लेकिन तभी अशफाक जी नुकसान में है। देखिए प्रियंका, इनकी खरीद पहले की है और खरीदने के बाद इन्होंने नीचे में 7.5 रुपए के आसपास के स्तर भी देखे हैं। मैंने राय दूंगा पोजीशन को होल्ड करें, बट एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 10 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और किसी कारण से स्टॉक अगर 12 रुपए के आसपास आता है और एवरेजिंग करना चाहते हैं तो नया निवेश भी कर सकते हैं, बट नए निवेश में भी 10 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। जिस तरीके से एंटायर शुगर स्टॉक्स में एक रैली बनी हुई है, मुझे लगता है श्री रेणुका भी इस रैली में पार्टिसिपेट करेगा और शॉर्ट टर्म में 15 रुपए के स्तर ऊपर में क्लियरली मुमकिन लगते हैं। ओके, तो वैसे भी राकेश शुगर स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव तो है ही, बड़ा तगड़ा रन अप देखने को मिल रहा है। रेणुका तो मेरे ख्याल से 7-7.5 रुपए के लोज से ये तगड़ी मोमेंटम आई है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70-80% के आसपास, और तमाम शुगर कंपनीज का यही हाल है, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम लोअर लेवल से। ये आपकी स्क्रीन पर बलरामपुर चीनी, जो राकेश की प्रिफर्ड बेट भी है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 3-3 महीने के चार्ट्स अगर आ सकें तो आपको नजर आएगा किस तरह का स्ट्रांग मोमेंटम आया है। कानपुर से हमारे साथ इनफैक्ट गौरव जी का एसएमएस है। सन फार्मास्यूटिकल्स 80 शेयर है, 900 की खरीद थी, तो 165 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। दूसरा स्टॉक इनके पास आइडिया सेल्यूलर है, 150 शेयर, 180 की बाइंग थी, तो वहां पे भी 50 रुपए के आसपास का नुकसान ये झेल रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि इनसे बातचीत तो हुई नहीं, गौरव जी ने लिख के भी नहीं भेजा, ये लंबी अवधि के निवेशक हैं। गौरव, क्या करना चाहिए? दोनों में अच्छा खासा लॉस हो रहा है और मेरे पास क्षमता है कि आप बोले तो मैं एवरेज आउट कर सकूं। उसी क्षमता की मैं दाद दूंगा और आपको ये कहूंगा कि आप यहां पर निश्चिंत होकर के एवरेज करें, या तो पूरी क्वांटिटी या फिर आधी क्वांटिटी। एज अ डिस्क्लोजर आशीष, हमारी दोनों पर कवरेज है। 1050 का लक्ष्य हमने सन फार्मा पर निर्धारित किया है 1.5 साल के नजरिए से, और आइडिया सेल्यूलर पर हमारा लक्ष्य ऊपर के तरफ करीबन 230 का था। जो असमंजस परिस्थिति खड़ी हुई है कॉल ड्रॉप को लेकर के और मुआवजे को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए हमने लक्ष्य नीचे की तरफ किया है 210 का, लेकिन खरीदारी की राय बिल्कुल बरकरार है। और जो मौजूदा स्तर हम दोनों में देख रहे हैं, मेरे ख्याल से अब इस स्तर से नीचे की तरफ के दायरे हमें काफी सीमित लगते हैं, और इसी वजह से हम यहां पर एवरेज करने की राय देंगे। ग्वालियर से कुलदीप सिंह मेरे साथ है। नमस्ते कुलदीप जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैडम, मुझे अशोक लैंड में और टीवीएस मोटर में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना था, उसके बारे में जानकारी चाहिए मैडम। इस टाइम करूं कि थोड़ा और वेट करूं मैडम? ओके, सो टीवीएस मोटर्स और अशोक लेलैंड है आपकी पसंद, लेकिन कब करें निवेश? गौरांग जी, आपके पास है जवाब, किन लेवल्स पर इन्हें निवेश करना चाहिए? और निवेश का शब्द इस्तेमाल किया तो मैं समझ रही हूँ कि लंबी अवधि के लिए है। प्रियंका जी, ये स्तर पर निवेश करना चाहते हैं और वो मेरे ख्याल से मैं सक्षम नहीं हूं उसका जवाब देने के लिए। और अशोक लेलैंड पर तो ये डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा कि हमारी कवरेज थी, लक्ष्य करीबन 96 के थे, जो इसने बखूबी हासिल किए हैं। उसके पश्चात हमने कोई भी रिवाइज रिपोर्ट नहीं निकाली है, तो मैं यहां पर इनको राय नहीं दे पाऊंगा।
ओके, राकेश जी, आप सलाह देंगे टीवीएस मोटर अशोक लेलैंड में कौन होगी आपकी पसंद? एक तरह से गौरांग जी ने अशोक लेलैंड के बारे में तो डिस्क्लोजर के साथ बयान कर दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है टीवीएस मोटर्स और अशोक लेलैंड 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं? कुलदीप, देखिए प्रियंका, दोनों ही स्टॉक बेहतरीन स्टॉक हैं और अगर टीवीएस मोटर में ये पोजीशन लेना चाहते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर स्टॉक करेक्शन में 275 के अराउंड मिलता है तो बेहतरीन स्तर होंगे निवेश करने के लिए। और अशोक लेलैंड की बात करें, नीचे में अगर 80 रुपीज के अराउंड के प्राइस मिलते हैं तो वो भी एक बेहतरीन स्तर होंगे। साथ में इनको ऐड करना चाहूंगा, अगर जैसे इन्होंने निवेश नहीं करा और ऑटो स्टॉक्स को ही देख रहे हैं तो टाटा मोटर के डीवीआर को भी देखना चाहिए। और टाटा मोटर का डीवीआर अगर 280 के अराउंड मिलता है तो वो बेहतरीन स्तर होंगे। और अगर मुझसे पूछा जाए इन तीनों स्टॉकों में से सबसे बेहतरीन स्टॉक टेक्निकली मुझे टाटा मोटर का डीवीआर लगता है। ओके, टाटा मोटर्स का डीवीआर ध्यान रखें, फ्राइडे को भी 4-4.5% का उछाल था एमएससीआई में। हालांकि बहुत कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पे हुआ, लेकिन एक सरप्राइज इंक्लूजन इसका हुआ था, इसलिए आपने देखा था 4.5% के आसपास का मोमेंटम था। आज 1-1.25% की कमजोरी के साथ, लेकिन राकेश का मानना है एक प्रिफर्ड बेट हो सकती है। इस बीच रोल्टा आपकी सीरीज पे लाना चाहूंगा। स्टॉक में एक अच्छा उछाल आता हुआ, 4-5% के आसपास की तेजी है। रोल्टा इंडिया की मैं बात कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। अभी अभी खबर आई है कि इस कंपनी ने अपने एक सूट के लिए आई इंटेलिजेंस टर्की को अपॉइंट किया है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के तौर पे। उस खबर का शायद इस स्टॉक को फायदा मिल रहा है। वैसे भी अपने साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट 199-200 रुपए के हाईज थे, तो 50% वहां से समय नीचे, तो ऐसी कोई भी खबर इसीलिए वो ज्यादा अच्छा सपोर्ट देती है स्टॉक को। 5% की तेजी। लेकिन हमारे साथ अब इलाहाबाद से राकेश कुमार जी जुड़ रहे हैं। राकेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। मैंने जो है यूबी होल्डिंग के 1000 शेयर 28 रुपए के रेट से खरीदे हैं, तकरीबन साल भर हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब तो आप प्रॉफिट पोजीशन पर आ चुके होंगे, प्रॉफिटेबल हो रहा है, बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम है इस काउंटर में। राकेश क्या करना चाहिए? चार्ट्स क्या कहती हैं? ये जो स्ट्रांग मूव आ रहा है ये क्या कंटिन्यू हो सकता है या फिर ये मुनाफा वसूल लें? 4 रुपए के आसपास का मुनाफा हो रहा है। देखिए आशीष जी, स्टॉक में जैसे आपने मेंशन करा है एक रैली तो बनी है और 28 रुपए के अराउंड इन्होंने स्टॉक को लिया हुआ है। अगर ये पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो इन्हें राय दूंगा, जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न इमर्ज हुआ है, 27 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉप लॉस लगाएं। अगर होल्ड करना चाहते हैं तो 27 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में अगर 35-36 के भाव मिलते हैं तो मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आना चाहिए। और सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। इस लीग के जरिए हम तलाश कर रहे हैं देश के बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट की। अगर आप भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या एडवाइजर हैं तो आपके पास भी मौका है अपनी सलाह से ट्रेडिंग की दुनिया पर छाने का और ढेरों इनाम जीतने का। ये लीग advisorymoney.com का प्लेटफॉर्म है जिसमें रजिस्टर होने के बाद कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग टिप्स दे सकता है। इसके बाद उनकी सलाह के आधार पर होने वाले सौदों की ट्रैकिंग होगी और उनकी रेटिंग भी होगी। सभी कैटेगरी के प्लेयर्स को अवार्ड मिलेंगे और सबसे बेहतर रिटर्न देने वाले को मिलेगा एक बम्पर इनाम। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। शैलेंद्र है मेरे साथ दरभंगा से। नमस्ते शैलेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, मेरे पास सुजलॉन है 10,000 शेयर, 20 रुपए 50 पैसे के दर पे हमने लिया हुआ है और इसे मैं 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अगर ये सही हो अस्तर तो मैं इसे रखूँ यानी तो फिर बेच दूँ। सुजलॉन एनर्जी बहुत बड़ी होल्डिंग है, 10,000 शेयर होल्ड करते हैं आप। राकेश, सुजलॉन एनर्जी आपको टेक्निकल चार्ट्स पर कैसी दिखती है? क्या सलाह देंगे यहाँ शैलेंद्र जी को? प्रियंका, मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। 20 रुपए के राउंड की इनकी खरीद है और नीचे में 19-20 रुपए स्टॉक का एक बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है। स्टॉक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक्यूमुलेशन में स्टॉक चल रहा है। एक बार स्टॉक ऊपर में 27 रुपीज के लेवल तोड़ेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, तब एक बड़ी रैली बन सकती है। 1-1.5 साल का इनका एक डिसेंट नजरिया है स्टॉक को लेके, मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। ओके, इस बीच आपकी सीन्स पे एक और फ्लैश आता हुआ, तलवारकर्स, बेटर वैल्यू फिटनेस। खबरें हैं कि चेन्नई की इनशेप हेल्थ एंड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड में 51% स्टेक ओन करेंगे, खरीदेंगे।
ये कंपनी जो है चेन्नई में स्पेसिफिकली ऑपरेशंस हैं, हेल्थ और फिटनेस सेंटर चलाने का काम करती है वहां पर। कितने में खरीद हुई है वो मैं देख रहा हूं, मुझे इसमें प्रेस रिलीज में नजर नहीं आ रहा है, तो किस लेवल किस अमाउंट पे खरीदारी हुई है 51% स्टेक की वो मेंशन नहीं है, लेकिन स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ। इनफैक्ट शासून फार्मा यूएस एफडीए से एक दवा के लिए मंजूरी मिली है, वो स्टॉक भी हरकत में है, और रॉल्टा की तो मैंने बात करी थी। राकेश, ये तीनों चार्ट्स कैसे लगते हैं, क्विकली बता दें अगर, रॉल्टा, तलवरकर्स और शासून फार्मा। देखिए, अगर आप रोल्टा की बात करें, आज एक उछाल जरूर है, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर स्टॉक का अच्छा नहीं लगता है। रोल्टा का मेरा ऐसा मानना है कि उछाल को यूज करना चाहिए इस स्टॉक से निकलने के लिए। और दूसरा, अगर तलवरकर की बात करें, ये स्टॉक का भी टेक्निकल रुझान अच्छा नहीं है, ऊपर में 270 के अराउंड स्ट्रॉन्ग का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इस स्टॉक को भी बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा, अगर शासून फार्मा की बात करें तो काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक नए लाइफ टाइम हाई का एक कैंडिडेट है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। नीचे में देखें अगर 380 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है, और मेरे को ऐसा लगता है कि 413 414 का जो एक ऑल टाइम हाईज है उसे तोड़ के एक नया लाइफ टाइम हाई ये स्टॉक बनाएगा इन नियर फ्यूचर। ओके, चलिए भावेश अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भावेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर डीएलएफ मुझे खरीदना है अभी, तो आपकी राय क्या रहेगी सर? डीएलएफ क्यों खरीदना है सर? डीएलएफ और केस ऑयल। केस ऑयल और डीएलएफ, ये दोनों पहले तो भावेश जी बताएं क्यों चुने आपने, कहीं से खबर आई है कुछ आपके पास? नहीं, कुछ खबर नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद इसमें बढ़ोतरी हो सकती है या मुनाफा मुझे मिलने के चांसेस ज्यादा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डीएलएफ और डीएलएफ तो समझ में आता है मुझे, केएस ऑयल्स क्यों चुननी है? वो जो 1 रुपए 100 रुपए का स्टॉक है वही है ना केएस ऑयल्स? हाँ, वो क्यों चुना सर? क्योंकि कई लोग बता रहे हैं कि केस ऑयल अभी मैं अगर अभी ले लो तो लॉन्ग टाइम में उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी? हाँ, आपने कुछ पढ़ाई करी थी उसके बारे में? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत देखा था कि वो एमपी की कोई कंपनी है वगैरह। अच्छी लगी पढ़ के? हाँ, पर इतना ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा था, पर कई लोगों का कहना है कि केस ऑयल अभी ले लेने चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म में शायद फायदा देगा। पता नहीं, इस समय तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गौरांग डीएलएफ खरीद लूं, केएस ऑयल खरीद लूं? फिर तो मुसीबत काफी हो जाएगी आपको, और इतिहास गवाह है केएस ऑयल का। और पता नहीं भावेश भाई ने क्या देख करके अच्छा लगता है, ये मुझे समझ में नहीं आता आशीष। अरे कुछ वजह होनी चाहिए, कुछ बुनियादी तौर पर अगर आप देखते हैं, आकलन करते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा और गहराई पढ़ाई करेंगे तो अपनी पूंजी जो है वो बचा सकते हैं। डीएलएफ पर हमारी बिकवाली की राय है, और मेहरबानी करके केएस ऑयल से दूर रहे। तो चलिए, डीएलएफ और केएस ऑयल से दूर रहने की सलाह यहाँ गौरांग जी दे रहे हैं, और गौरांग जी आज बहुत सारे मार्केट मंत्र दे रहे हैं, उसमें से एक ये है कि अच्छा लगता है ये भूल जाइए, पढ़िए, कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। रोहित से बात करते हैं, गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग रोहित, बताइए कौन से शेयर है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग, मेरे पास एलएनटी के शेयर्स हैं 9 और 1480 पे मैंने बाय किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे आगे एवरेज करूँ, क्योंकि अभी ये नीचे चल रहा है, या कि मेरा टाइम पीरियड करीब 1 साल में इसको रखना चाहता हूँ। एंड ये दिसंबर में ऐसी न्यूज आ रही थी कि ये शायद ये डिवाइड भी होंगे फर्दर बिजनेस में, तो क्या इसमें रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? एंड इंडसइंड बैंक का भी मैं पूछना चाहता हूँ फ्यूचर। अच्छा, इंडसइंड बैंक आपके पास ऑलरेडी है या आप खरीदना चाहते हैं इसे? मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास अभी है नहीं वो। ओके गौरांग सर, एलएनटी और इंडसइंड बैंक, इन दोनों पर आपके व्यूज क्या है? क्या आपको लगता है ये दोनों आपको फंडामेंटली कैसे दिखते हैं सर? देखिए प्रियंका जी, ये चीज अच्छी लगती है जब निवेशक कुछ जानकारी रखते हैं। जैसे ये बता रहे थे कि एलएनटी अपने जो नॉन कोर बिजनेसेस है उसको अलग करके अलग रूप में अलग लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, जिससे वैल्यू अनलॉकिंग होगा, जिसका जिक्र मैं कुछ समय पहले भी कर रहा था। एज ए डिस्क्लोजर एलएनटी पर हमारी कवरेज है, हमने लक्ष्य निर्धारित किए करीबन 1850 के। ये करीबन 1.5-2 साल का नजरिया है हमारा। तो अगर ये किसी भी बुरे दिन पर 1300 या फिर 1250 के आसपास जाता है तो मैं इनको राय दूंगा, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो ये यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक पर भी हमारी कवरेज है, मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक। नतीजे काफी दुरुस्त और तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल जो नतीजे लेकर के आती है ये बैंक, वो काफी शानदार होते हैं और उम्मीद से काफी ऊपर होते हैं।
इस तरह से अगर आप निवेश करते हैं तो साल 1.5 साल के नजरिए से लक्ष्य हमने बनाया करीबन 1080 का। चलिए कॉल आती हुई आपके लिए क्लियर कट। गौरांग, कई सारे स्टॉक्स पे आपसे बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर्स सर? बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी और प्रियंका आपका भी। जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने हमारी राय आपके सामने रखी है वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। राकेश हमारे साथ बने हुए, राकेश के साथ लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। हमारे साथ है राकेश बंसल, आपके तमाम सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। पहला सवाल राकेश जी है, रमेश गांधी का दिल्ली से जानना चाहते हैं CESC में क्या करें? 300 शेयर है, 557 रुपए इनकी खरीद का भाव है। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट 6 से 8 महीने का नजरिया बना के होल्ड करना चाहिए। एक अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। पटना से गगन का सवाल, रेमंड 200 शेयर 460 की खरीद है। आशीष जी, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और गिरावट में अगर 360 से लेकर 370 के स्तर मिलते हैं तो एक बेहतरीन स्तर है एवरेजिंग के। निचले स्तरों पे एवरेजिंग करने की सोचनी चाहिए और लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। दिल्ली से आनंद, स्ट्राइक सार्कोलैब 50 शेयर 1200 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मुंबई से सुधीर पांडे, शिल्पा मेडिकेयर 10 शेयर हैं 1100 की बाइंग। आशीष जी, मेरे को ऐसा लगता है कि खरीद थोड़ी गलत है। स्टॉक का एक रिसेंट में एक स्टॉक स्प्लिट हुआ था, 550 के अराउंड की खरीद होनी चाहिए, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, बट ज्यादा लंबे टारगेट्स नहीं रखने चाहिए। 585 से लेकर 600 रुपए के लक्ष्य के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ये लक्ष्य मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। इन लक्ष्यों के आसपास निकलने की राय रहेगी। रतीश दुबे के पास है, हीरो मोटोकॉर्प के 40 शेयर 2666 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका, अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है, 4-5 महीने का नजरिया है, तो मैं राय दूंगा टाटा मोटर्स DVR में स्विच करना चाहिए। गुड़गांव से हेमंत का सवाल है, बायोकॉन 20 शेयर 464 की खरीद। आशीष जी, 6 से 8 महीने का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। भोपाल से लक्ष्मण जानना चाहते हैं M&M में क्या करें? 150 शेयर 1278 रुपए की खरीद। प्रियंका, लंबी अवधि का नजरिया बना के एटलीस्ट 1 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अहमदाबाद से हुसैन का सवाल, इंडसइंड बैंक 1000 शेयर 60 की बाइंग है। आशीष जी, काफी नीचे की खरीद है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। अगला स्टॉक मार्क्स फार्मा, आदित्य के पास है 500 शेयर 104 रुपए की खरीद। काफी बेहतरीन आउट परफॉर्मर रहा है प्रियंका, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। सिलीगुड़ी से मनिक अग्रवाल, ICICI बैंक 100 शेयर 268 की बाइंग है। आशीष जी, स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए लंबी अवधि का नजरिया बना के। ओके, चलिए राकेश, कई सारे स्टॉक्स पे आपसे बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर्स सर? थैंक यू आशीष जी एंड प्रियंका। जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, जहां भी रिकमेंडेशन है, कहीं कोई निजी निवेश नहीं है, सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। और जो स्टॉक स्पेसिफिकली जेट एयरवेज, डालमिया, भारत शुगर एंड बलरामपुर चीनी रिकमेंड किया था, वो हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। शुक्रिया राकेश जी हमारे वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ सौदा आपका में मुझे और आशीष को भी यही इजाजत दीजिए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद हेमंत आपके लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप। नमस्कार।